हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैथ्स पेडागोजी पर टोटल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना भी इसमें है वो आपको 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग बैक टू बैक कमेंट में आंसर कीजिएगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 7 की गणित शिक्षिका, ठीक है, इसका क्या नाम है? नीता। गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती हैं। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो वो बहुत सारा प्रोजेक्ट देती है क्लासरूम में, तो इसका क्या मतलब उद्देश्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले ऑप्शन में कहता है कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, इसलिए वो प्रोजेक्ट दे रही है। या फिर बी में कहता है कि प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने के अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना। फिर सी में है कक्षा कक्ष की एक सरता को भंग करना। ठीक है, फिर कहता है कि वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत सारा प्रोजेक्ट या परियोजनाएं दे रही हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो नीचे आपको मैच करना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन से सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। ए बी सी सही है, या ए बी सही है, या फिर ए सी सही, या फिर ए बी डी सही है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आप लोग इसको समझ के इसका आंसर कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, ए बी और डी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सी का बात करें, सी क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, भंग करना, जो कि एक नेगेटिव बात बताता है। तो यहाँ पे देखिए टू ब्रेक मोनोटरी ऑफ द क्लासरूम, तो ये भंग करना वाला बात जो नेगेटिव बात है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोत्साहित करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अवसर। ठीक है, तो आप यही सारे की पॉइंट्स को पकड़ के आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है वैकल्पिक आकलन, तो वैकल्पिक आकलन के तौर पे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये सारे की पॉइंट्स को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने कहा था कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। ठीक है, रोज का जो ये टेस्ट होता है तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिए, और जो की पॉइंट्स होता है उसको आप लोग नोट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड। तो सबसे पहले है बिंदु, फिर है रेखा, फिर है चतुर्भुज के विकर्ण, और फिर है समतल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, लाइन, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, या फिर प्लेन। तो क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि परिभाषित यानी कि ये क्या है, डिफाइंड है। तो ये किसी न किसी हेल्प के सहायता से ये चतुर्भुज का विकर्ण जो है निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये डायगोनल क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, a√2। ठीक है, तो ए क्या है, तो साइड है, यानी कि साइड के हेल्प से इसको हम डिफाइन किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो जिनका 3 है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदु, रेखा, समतल ये सब क्या है, डिफाइंड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में, ठीक है, जिसको कि अलजेब्रा कहते हैं, बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन, या फिर सामान्यीकरण। तो क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग आंसर कीजिए। इसका आप लोग इंग्लिश में भी दे सकते हैं, मानसिक चित्रण होता है विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, माप हो जाता है मेजरमेंट करना। ठीक है, क्रम परिवर्तन होता है ट्रांसपोजिशन, और फिर जनरलाइजेशन हो जाता है सामान्यीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है इंपॉर्टेंट नहीं होगा अलजेब्रा में, आपको वह बताना है। बहुत बढ़िया।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर माप, ठीक है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो है इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मानसिक चित्रण अगर है तो मानसिक चित्रण आप कीजिए, जैसे कि आप एक्स लेते हैं, ठीक है, तो एक्स क्या हुआ, एक आपने इमेजिन किया, तो वो क्या हो जाता है, एक मानसिक चित्रण होता है। तो ये तो आप करते ही हैं, ठीक है। क्रम परिवर्तन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे कि आपने आप जब सवाल सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि ये x+3 है, ठीक है, इक्वल टू, मान लीजिए ये हो जाता है 6, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाने के लिए या तो डायरेक्टली आप इसको इस तरफ ले जा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। प्लस यहाँ 3 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ -3 पुट कर देंगे और 6 में फिर -3 इस तरफ पुट कर देंगे। -3 आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी करेंगे तो वैसा ही आएगा। तो ये चीज़ जो है -3 जो हमने ऐड किया, ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन या फिर क्रम परिवर्तन, ठीक है। और जनरलाइजेशन क्या होता है कि आपने जो फॉर्मूला तैयार किया या आपने जो जो चीज़ बनाया वो क्या हुआ, हर जगह वो चीज़ लागू हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि a+b का होल स्क्वायर है, तो ये हर जगह, मतलब जहाँ भी इसका यूज़ होना चाहिए वहाँ पे आप इसको यूज़ हमेशा करते हैं, हर प्लेस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये तो आप सभी को पता ही है। तो ये हो जाता है जनरलाइजेशन। तो इसका यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। मेजरमेंट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है, ठीक है। तो गणित में जैसे गणित पढ़ाया जा रहा है तो उसमें प्रश्न अगर हो रहा है या किया जा रहा है या प्रश्न को रखा जा रहा है तो उसका क्या मीनिंग होता है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम पोजिंग इन मैथमेटिक्स मीन्स व्हाट। तो पहले में कहता है कि प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, ठीक है। फिर है कि कक्षा में संदेह प्रस्तुत करता करना, ठीक है, या फिर प्रश्न का हल करना, या फिर विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, ठीक है। तो या यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं इनएबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, रेजिंग डाउट्स इन द क्लास, या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या फिर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कंटेंट, ठीक है। तो क्या करेक्ट होगा, प्रश्न क्यों करते हैं, गणित में जो प्रश्न किया जाता है क्यों किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। आप लोग आंसर कीजिए दोस्तों, एक बार सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे असमर्थता का बात कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, नेगेटिव बात बता दिया। यहाँ पे संदेह का बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए केवल प्रश्न हल करने का बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, ठीक है, यहाँ पे सृजन वर्ड है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका 4 है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, इसलिए जो है गणित में प्रश्न रखा जाता है। तो प्रश्न रखने का अर्थ यही होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। इसमें क्या कहता है कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो गणित की एक जो अच्छी बुक होती है उसमें क्या होना चाहिए, तो उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए आपको वह बताना है। तो पहले में कहता है समन्वेषण के लिए प्रश्न, ठीक है। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। तो समन्वेषण जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन हो गया कुछ नए चीज़ों का खोज या फिर क्रिएटिविटी लाना, ठीक है। तो पहले में है समन्वेषण के लिए प्रश्न, दूसरे में अभ्यास प्रश्न, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। फिर कहता है तीसरे में हल किए हुए उदाहरण यानी कि वर्कड आउट एग्जांपल्स, ठीक है, या फिर प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, या फिर थ्योरम एंड प्रूफ्स। तो यहाँ पे एक अच्छा जो पाठ्य पुस्तक होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होने चाहिए, बहुत सारे। आप लोग आंसर कीजिए इसका कमेंट में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखेंगे इसका करेक्ट आंसर एक हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लोरेशन। जब आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो
वही ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग तो आप सभी को पता है कि वैसे एक्टिविटी को कराना चाहिए बच्चों को जिसमें कि कुछ क्रिएटिव हो, एक्सप्लोर होने की बात हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हल किया हुआ उदाहरण थर्ड में। ठीक है, ऑलरेडी अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स रहेगा तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगा, सृजनात्मकता नहीं आ पाएगा। ठीक है, फोर में कहता है प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। तो आप सभी को पता है कि जब भी थ्योरम वगैरह आता है तो आप ऐसे ही बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, फोर नहीं होगा, थ्री नहीं होगा। सेकंड का बात करें तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको लग रहा हो कि अभ्यास ज़्यादा रहना चाहिए, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस रहना चाहिए। तो देखिए आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं कि जब किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको मन में आ गया हो कि सेकंड नंबर इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभ्यास प्रश्न नहीं होगा। तो अभ्यास प्रश्न में क्या होता है कि आपके सोचने का दायरा लिमिट हो जाता है। आप उतना ही, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए एक नंबर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन। कुछ नई क्रिएटिविटी होना चाहिए, कुछ नया खोज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है, तो प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवरी ऑड नेचुरल नंबर। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, ये क्या होता है, तो एंड सो ऑन, ये क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। तो कहता है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम क्या होता है, आप सभी को पता है, जैसे कि एक हो गया, तीन हो गया, ठीक है, पाँच हो गया, सात हो गया, ये सब क्या हो गया, विषम हो गया, ऑड हो गया। तो कहता है कि वह क्या होता है, तो एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है कि जो खुद से या एक से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता, वही होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे आप तीन ले लीजिएगा, तीन किससे भाग लगेगा, तीन से ही लगेगा, या फिर तीन किससे लगेगा, एक से लगेगा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, जैसे 13 लेते हैं तो 13 किससे भाग लगेगा, 13 से ही लगेगा, या फिर 13 किससे भाग लगेगा, एक से ही लगेगा, और किसी से तो आप लगा नहीं सकते हैं, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इससे आप क्या करते हैं, इसमें भाग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए 13 क्या हो जाता है, प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या, जितना भी विषम प्राकृत संख्या होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है, आपको यहाँ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से, ठीक है, किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन के प्रमाण या फिर खंडन हेतु किया जा सकता है। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आप प्रमाणित करना चाहते हैं या फिर इसको खंडित करना चाहते हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं, तो कौन सा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपको वह बताना है। तो आपको बताएं कि जैसे 39 है, ठीक है, तो 39 क्या विषम है, तो या फिर 9 है, ये भी विषम है। ठीक है, तो ये क्या प्राइम नंबर है, इसमें तो देखिए 39 से तो भाग लगेगा ही, 39 से तो डिवाइड होगा ही, 13 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका खंडन तो ऑलरेडी हो गया। 9 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, होता है, 9 से तो होगा ही, 1 से तो होगा ही। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंडन विधि होगा, या प्रत्यक्ष उत्पत्ति होगा, या फिर परिस्थिति द्वारा उत्पत्ति होगा, या फिर प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति होगा। अगर आपको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं, मेथड ऑफ डिसप्रूफ, या फिर डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका, फिर इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये सब क्या है। बहुत बढ़िया, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडन विधि एक। ठीक है, यानी मेथड ऑफ डिसप्रूफ, यानी कि जो आप कोई भी एक वैसा प्राकृतिक संख्या लेंगे और उसको क्या करेंगे, खंडित करेंगे और बता देंगे उसमें कि ये जो है मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि 9, तो आप ले लिए और इसको आप 3 से डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको डिसप्रूफ कर दिए, यानी कि खंडन कर दिए। तो यही इसी तरह से इसको, जैसे कि 39 है, इसको आप 13 से डिवाइड कर दिए, तो ये 39 और 1 के अलावे भी किसी से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 39 क्या है, विषम तो है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह ये भी विषम है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है,
तो सिमिलरली आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है प्रत्यक्ष उत्पत्ति, ठीक है। तो एक तो आंसर हमारा होगा ही। तो इसमें दिया हुआ प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, तो डायरेक्टली जो है किसी चीज़ का प्रूफ आप नहीं देंगे। ये डायरेक्ट वर्ड जो है एक निगेटिव है, इसको आप लोग हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिस्थिति द्वारा उत्पत्ति, ठीक है। तो प्रतिस्थिति यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रेरी यानी कि विरोधाभास होता है। तो इस तरह का जहाँ भी रहे वो नेगेटिव बात होता है, इसको आप लोग हटाएंगे, ठीक है। विरोधाभास क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए दो चीज़ लिए, ए लिए बी लिए, किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या है कि किसी एक कोई एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, तो इस तरह का एक्टिविटी करने के लिए बताया जा रहा है। फिर प्रतिवाद द्वारा क्या होता है ना कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि इसमें आप किसी एक संख्या को ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एक संख्या मान लीजिए कि आप यहाँ पे लेते हैं 13, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लीजिए, उसका फिर कॉन्ट्राडिक्शन कीजिए, मैंने इस पे इसको पहले मान लीजिए कि ये प्राइम नंबर है, बाद में आप प्रूफ कर दीजिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये सब विधि बेहतर नहीं होता है। तो डायरेक्ट भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, खंडन विधि, डायरेक्टली आप उसको क्या कीजिए, तो एग्जाम्पल लीजिए और खंडित कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो टेस्ट देखने के बाद आप लोग फिर से इसको देखिए, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ समझाया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा कीजिए, पर डे का जो टेस्ट होता है, ठीक है। और वो की पॉइंट्स को ज़रूर माइंड में रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब अगले प्रश्न में क्या कहता है कि गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, बाकी तीन घटक तो उत्तरदायी होगा लेकिन बाकी एक घटक उत्तरदायी नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति या फिर पाठ्यक्रम, ठीक है। तो क्या करेक्ट होगा, आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे। नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जेंडर, एग्जामिनेशन सिस्टम या फिर करिकुलम। मतलब तीन फैक्टर जो है दुश्चिंता के लिए, यानी कि जो चिंता होता है, एंग्जाइटी होता है, ठीक है, उसके लिए फैक्टर तो माना जाएगा, बट एक कौन सा फैक्टर है जो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग, ठीक है। तो मेल हो या फिर फीमेल हो, ये तो कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंग कोई फैक्टर नहीं है। बाकी विषय की प्रकृति, ये टफ हो सकता है, इजी हो सकता है। विषय परीक्षा का जो लेने का पद्धति है, ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा है या सब्जेक्टिव लिया जा रहा है, उस पर डिपेंड कर सकता है। जो करिकुलम है वो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो लिंग है ये फैक्टर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपकी कक्षा में, दोस्तों यहाँ पे नंबर से मत ये कीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर से जहाँ से उसका पेडागोजी वाला टर्म था उसको मैंने उठाया है, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आप ये जरूर बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया इन 10 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है 58 नंबर में, ठीक है, कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट। तो एज ए टीचर यू वुड, आपको क्या करना चाहिए। तो अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, या फिर अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या फिर कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, ठीक है, या फिर उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे या अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, तो आपको की पॉइंट्स तो समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, ठीक है। निदान क्या होता है, तो डायग्नोसिस होता है, यानी कि कारणों को पहचानेंगे। निदान मतलब क्या होता है, पहचानना, और उसको क्या करेंगे, उपचार करेंगे उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, आपने अच्छा नहीं किया वही बताएंगे, ठीक है, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ अधिक टेस्ट देंगे, अभ्यास, ये सब तो नेगेटिव पॉइंट्स होता है, इसको देख के ही आपको हटाना है, ये सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे, जो कि बहुत तेज है पढ़ने में, उसके साथ आप बिठा देंगे तो उसी से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, कि उसको आप डायग्नोसिस करेंगे, मतलब पहचानेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, ठीक है।
चलिए, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में, समावेशी क्या होता है, तो इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। ठीक है, तो जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए अगर आप गणित का कक्षा कक्ष में आप संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी क्या नीति होगी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे। तो पहले में कहता है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। सेकंड में कहता है कि शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे या फिर गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे या फिर गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनका उनके जोड़ा या जोड़े बना देंगे। ठीक है, तो क्या करेक्ट होगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नंबर, यानी कि उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड में शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजें, मतलब स्पेशलाइज्ड टीचर उसके लिए अलग से होगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड विशेष इस तरह का अगर रहे ना तो उसको देख के आपको हटा देना है। ठीक है, जैसे कि इंक्लूसिव क्लासरूम में या इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है कि विशेष उनके लिए अलग से विद्यालय या अलग से क्लासरूम नहीं, तो सामान्य बच्चों के साथ ही उनको बैठाया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए विशेष वर्ड आपको मिले तो ये नेगेटिव माना जाता है, तो इसको आप लोग देख के ही हटा देंगे। ठीक है, गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे, ये तो कमजोरी हो गया, इसको भी हटा देंगे। उच्च अंक प्राप्त करने वाले के साथ जोड़ा बना देंगे या बैठा देंगे, तो ये सब तो गलत होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो ये सब की पॉइंट जहाँ भी मिले आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ठीक है, और उसको माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते आपका सब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उनके लिए वैकल्पिक, यानी कि जैसे मान लीजिए ओरल मेथड आप यूज कर सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं, सुन तो सकते हैं ना। आप बोल सकते हैं, फिर वो आपको उसका आंसर दे सकता है, या आप बोल के समझा सकते हैं, ओरल मेथड हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। तो कौन सा ये अभिवृत्ति मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और ये रुचि को परखने के लिए कौन सा जो है आप नीति अपनाएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, पहले में कहता है मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। सेकंड में कहता है जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा। थर्ड में कहता है जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। फिर कहता है पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा। तो क्या करेक्ट होगा, आप लोग इसका आंसर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने कैसा किया, अच्छा रहा या नहीं रहा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, इसलिए कम से कम एक लाइक तो बनता है। और इसमें जितना भी आंसर की हमने दिया है वो बुक में जो है बहुत जगह गलत मिलता है, इसलिए हमने सी टेट ने जो आंसर की जारी किया था वो देने का इसमें कोशिश हमने किया है। ठीक है, ताकि आपको बिना भी बिना किसी गलती के आपको आंसर मिल सके। ठीक है, तो चलिए, सो इसका इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जहाँ भी आपको कागज पेंसिल मिले उसको देख के ही हटा दीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यानी कि एक खत्म, तीन खत्म, चार खत्म। सॉरी, तीन में नहीं है, दो में है। ठीक है, तो दो खत्म, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता, यानी कि चेक लिस्ट, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, क्लास, क्लास पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है आपको पता है कि जो पूरा एनुअल ईयर में जो उसका प्रोग्रेस से रिलेटेड जितना भी चीज़ होता है उसका एक फाइल तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वही होता है पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। बाय बाय।